हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और चैप्टर 2 आपका चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। लास्ट सेशन में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पर बात की थी जो आपके परमाणु से संबंधित थे, तो वो आपको समझ आए होंगे। घर पे जाके आपने रिवाइज किया होगा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे एक बार उनको, देन आगे चलेंगे। और वेव पर आज हम बात करेंगे, यानी कि तरंग आपका क्या है। तो आइसोटोन ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे 60, 14, 8, 6, 8, O, 16 एंड 7 एंड 15। तो इन सभी में अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम आते हैं। और सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी जिनको कहा जाता है, वो ऐसे परमाणु हैं आप में जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका सेम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो जनरली परमाणु में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं दिखेंगे, लेकिन उनके जो आयन बनते हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम दिखती है। आइसोडायफर्स आपका ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अनुपात अगर आप निकाले परमाणुओं के बीच तो वो आपको समान देखने को मिलता है, तो इनको आइसोडायोफर्स आपका कहा जाता है। ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पर एक संबंध हमने देखा था, नाभिक की त्रिज्या और उसके परमाणु के नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की द्रव्यमान संख्या के बीच में वो संबंध देखा था, और उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर न्यूमेरिकल भी एक किया था, एक मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये आपने किया होगा। यहाँ पर वेव यानी कि तरंग, इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आप पढ़ करके आएंगे। ठीक है, चलिए वेव के बारे में बात करते हैं। वेव यानी कि तरंग। तरंग क्या है? एक डिस्टरबेंस होता है, व्यवधान होता है। ठीक है ना। और कैसा व्यवधान होता है? पीरियोडिक, यानी टाइम के साथ साथ आप उस व्यवधान को या उस डिस्टरबेंस को नोट कर रहे हैं, वही आपका वेव है, तरंग। ठीक है। आपका कोई भी मीडियम है, जैसे आपने देखा होगा, पानी देखा होगा। ठीक है, पानी आपने लिया है, किसी भी ग्लास में लिया है, किसी टब में लिया है, किसी और बड़े वेसल में लिया है किसी, तो आपने वो स्थिर है। ठीक है ना। बीच में कुछ डाल दीजिए, पत्थर डाल दिया आपने, छोटा सा कोई भी आपने टुकड़ा डाल दिया किसी चीज का, फिर क्या होता है? जैसे पानी था आपका, पानी में यहां पर आपने कोई चीज फेंक, ठीक है ना, तो यहां से इस प्रकार की आपको वेव्स बनती हुई दिखती है। उस सेंटर पॉइंट से जो आपका निकलती हैं और दूर तक फैलती हुई जाती हैं, इस सर्कुलर वे में आपको दिखाई देती हैं अगर आप ऊपर से उसको देखें। ठीक है। लेकिन आप वहीं पर नदी के किनारे हैं या समुद्र के किनारे आप बैठे हैं और तब वो वेव आ रही है, अगर आप इसी वेव को सामने से देखो, कि आपने पत्थर डाला और आप सामने से देख रहे, तब वो आपको ऐसे दिखेगी, इस प्रकार की दिखेगी, है ना। तो दोनों है ही वेव, सेम ही वेव है आपका, लेकिन वो अलग अलग तरह से आपको दिखाई दे रही है। So a wave is a periodic disturbance in the space, and wave motion represent propagation of this periodic disturbance which carries energy. क्या कहा जा रहा है? A wave is a periodic disturbance. ये क्या है? periodic disturbance. Okay? In the space. स्पेस में अगर कोई पीरियोडिक डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको वेव कहा जाएगा। जैसे जो साउंड होती है वो भी एक वेव है ना। तो मीडियम में क्या हो रहा है? आपका डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है। जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, बोलने में मेरी एनर्जी जा रही है बाहर, है ना, एनर्जी जा रही है, तो यहाँ पर जो मीडियम है उसमें डिस्टरबेंस आपका उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है, वो डिस्टरबेंस यहाँ पर जो माइक लगा है वो कैच कर रहा है। ठीक है। फिर आपके यहाँ जो स्पीकर लगे होंगे वो वहां से साउंड को आपका बाहर कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं, और वहां पर भी मीडियम में फिर डिस्टरबेंस हो रहा है जिसकी वजह से आपको सुनाई दे। ठीक है ना। तो बेसिकली ये वेव, जो साउंड वेव की जो मैं बात कर रही हूँ, वो भी एक डिस्टरबेंस है मीडियम में या स्पेस में, हम बोल सकते हैं। एंड वेव मोशन, जो तरंग की गति है, रिप्रेजेंट प्रोपोगेशन ऑफ दिस पीरियड। वो किस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है वो आपका क्या होगा? वेव मोशन होगा। ओके, दिस पीरियडिक डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी। और जो ये पीरियडिक डिस्टर्बेंस है जिसको आप वेव कह रहे हैं, वो क्या करता है? वो एनर्जी को कैरी करता है, यानी ऊर्जा को अपने साथ ले जा रहा है। द रीजन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द क्रेस्ट।
ठीक है ना। अब देखो कोई भी वेव किस प्रकार से होगी, देखो जब डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है तो मीडियम में आपके जितने भी आप बोल रहे हो बिंदु हैं या फिर जो भी है वो सारे एक स्थिति में होंगे, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है उनका, इस प्रकार से ले लो, ये मध्यम उनकी क्या है, स्थिति है एक। ओके, समझो क्या बोला मैंने, माध्यम में आपके जितने भी कण हैं, माध्यम में आपके ये जो मीडियम है यहाँ पर क्या है, वायु है माध्यम, ठीक है ना। इस माध्यम में कुछ ना कुछ कण है, वायु के कण है, ठीक है। जब तक मैं बोल नहीं रही हूं तो तरंग नहीं बन रही है, उस केस में आपका डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है तो एक वो अपनी तरंग की अनुपस्थिति में माध्यम के कण एक स्थिति में होंगे। क्या बोला मैंने, जब मैं बोल नहीं रही हूं, जब मैं शांत हूं, जैसे मैं शांत हो जाती हूँ, तो इस जब मैंने पॉज लिया यानी कि जब मैं शांत हूं, जब आपका ध्वनि बाहर नहीं निकल रही है, तो मेरे आसपास का जो माध्यम है, वायु है वो, और वायु में क्या हो रहा है, वो कण जो है वो अपनी एक स्थिति को बनाए हुए हैं, तो उस स्थिति को माध्य की स्थिति आपका कहा जाता है, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं कि इस स्थिति पर वो कण आपके हैं, ठीक है। जब मैं बोल रही हूं तो बोलते टाइम आपका क्या हो रहा है, माध्यम में एक डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। और तरंग क्या कर रही है, वो तरंग बन रही है, उस डिस्टरबेंस को हम तरंग कह रहे हैं। वो तरंग ऊर्जा को स्थानांतरित कर रही है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है। तो वो तरंग किस प्रकार से बनेगी आपकी, इस प्रकार से कुछ बन रही है, ठीक है ना। इसके आगे भी जाएगी ये, इस प्रकार से समझो कि तरंग यानी कि डिस्टरबेंस, ये आपकी कोई रस्सी है, आपने सीधी एक रस्सी पकड़ रखी है इस प्रकार से, ठीक है। और अब आप डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, आपने उसको एक सिरे से झटका, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो इस प्रकार से रस्सी इस प्रकार की वेव आपकी बनाई। तो वो क्या था, वो माध्य के कण थे, रस्सी पे जितने कण हैं वो माध्य के कण समझ लो। जब आपने यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ऊर्जा स्थानांतरित होगी ना यहाँ से, तो जो अब आपने क्या किया, यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो वो डिस्टरबेंस आपका आगे जाता गया, वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, वेव मोशन हम बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपकी क्या बन रही है, वेव बन रही है। अब इस माध्य की स्थिति से वो ऊपर की ओर विचलन दिखा रही है और माध्य की स्थिति से ही नीचे की ओर भी विचलन दिखा रही है। तो क्या बोला गया, द रीजन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की ओर जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, अधिकतम क्या होगा, विस्थापन होगा, इसको हम उच्चिष्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उच्चिष्ट। और ये आपका क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ, ये पॉइंट, ठीक है। तो माध्यम में ऊपर, माध्यम से ऊपर की ओर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका होगा उसको क्या कहा जाएगा आपका, उसको कहा जाएगा क्रेस्ट। इसको क्या कहा जाएगा, क्रेस्ट। और उसी का जो आपका माध्यम है, माध्यम से नीचे की ओर डाउनवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको ट्रफ कहा जाएगा। और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, शंग और गर्त कहा जाता है, ठीक है ना। चलो, क्रेस्ट को क्या कहेंगे, श्रिंग या श्रिंग, जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे, और ट्रफ यानी कि गर्त, ठीक है ना। तो अपवर्ड जो उसका क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको श्रिंग यानी कि क्रेस्ट कहा जा रहा है। और ट्रफ यानी कि जो डाउनवर्ड उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको गर्त कहा जाएगा। देखो गर्त आप इस तरह से भी बोल सकते हो, गर्त का मतलब होता है हिंदी में आप समझो कि नीचे, ठीक है ना। तो माध्यम से नीचे की ओर जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको गर्त कहा जा रहा है, ठीक है ना। इतना नोट करिए, फिर आगे बताती हूँ। लिखो, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा हो सकता है, जल हो सकता है, इसके अलावा कोई ठोस हो सकता है, किसी माध्यम में उत्पन्न हुई एक प्रकार की हलचल, ठीक है, हलचल जिसको आप कंपन बोल सकते हैं, व्यवधान बोल सकते हैं, ठीक है, व्यवधान।
जो एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, जो एक निश्चित वेग से क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, और क्या करती हैं ये, ऊर्जा का स्थानांतरण भी करती हैं। ठीक है ना, छोटा वो लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। देन दूसरा क्या है आपका, द रीजन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। लिखो, द रीजन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट is called the crest and the region of maximum downward displacement is called trough। ठीक है ना, जो ऊपर की ओर आपका अधिकतम विस्थापन है उसको श्रिंक कहा जाता है, और जो नीचे की ओर, माध्यम की स्थिति से नीचे की ओर आपका जो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है उसको गर्त कहा जाएगा। ओके, अब देखो आपकी जो भी वेव यहाँ पर बन रही है उस वेव के लिए हम अलग अलग यहाँ पर टर्म्स यूज करते हैं, जिनमें आता है वेव लेंथ, वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी होगा, वेव नंबर होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम सभी को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वेव लेंथ की बात की गई है, तो वेव लेंथ, वेव का मतलब क्या है, तरंग, और लेंथ का मतलब है लंबाई। ठीक है ना, अब समझो, कोई भी जो आपकी वेव है, ठीक है, ये वेव बन रही है आपकी, ये मध्य की स्थिति होगी कणों की, और यहां से आपका वेव प्रोड्यूस हो रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार। तो एक वेव किसे कहा जाए, एक वेव क्या है, एक वेव है आपका ये हाफ और ये हाफ मिलकर के वन बनाएंगे, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये आपकी एक वेव, समझ रहे हो। या दूसरी वेव कौन सी है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एक वेव, ठीक है, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपकी एक वेव होगी। ओके, या फिर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक आपकी एक वेव। ठीक है, तो हमने यहां पर कितनी वेव देख ली, 1 2 3 4 वेव देख, ठीक है। या इसको और इसको मिलाएं तब भी आपका एक वेव बन जाएगा, इसको और इसको मिलाएं तब भी एक वेव बन जाएगा, इसको और इसको मिलाएं तब भी एक वेव बन जाएगा, इसको और इसको मिलाएंगे तब भी एक वेव बन जाएगा। ठीक है ना, तो तरंग का, एक तरंग का मतलब क्या है, एक तरंग का मतलब है आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये, या फिर आधा ये और आधा ये मिलकर के एक तरंग बना, समझ रहे हो। तो जब तरंग की लंबाई की बात होगी तो पूरी एक तरंग, जो तरंग वेव लेंथ हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, तो वेव लेंथ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जितनी वेव की लंबाई होगी, यानी इस पॉइंट से और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो आप बोल सकते हैं। ओके, देन the wavelength of a light is defined as the distance between the two successive crests or troughs of the light wave। अगर हम प्रकाश के वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स क्रेस्ट ऑफ एडजेसेंट वेव। तो क्रेस्ट यहाँ है, क्रेस्ट यहाँ है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जा रहा है, वेव लेंथ आपका कहा जा रहा है। ओके, समझ रहे हो, बोलो। तो अगर हमें किसी भी वेव की लंबाई निकालनी, एक तो इन्होंने ये बोल दिया कि जो क्रमागत श्रृंग हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोल रहे हैं, या फिर दो क्रमागत जो गर्त हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोल दिया, उसको आपका वेवलेंथ बोल दिया, या फिर ये जो वेव है, ठीक है ना, इसके बीच की जो ये डिफरेंस है ये भी आपका लैम्डा हो सकती है, यानी कि वेवलेंथ हो सकती है। क्लियर है, चलिए तो आप लिखेंगे वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, लिखो, जिसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, उस तरंग के
दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या है? सक्सेसिव, एक के बाद जो दूसरा आएगा। दो क्रमागत श्रृंगों या और अथवा, दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। ठीक है ना? दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो तरंग की तरंगदैर्घ्य आपको पता लग गई कि क्या हो रही है। ये आपका श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, इन दोनों के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है उसको क्या कहा जा रहा है? आपका वेवलेंथ कहा जा रहा है। ये ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। ठीक है ना? यहाँ गर्त है, गर्त है, गर्त के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है उसको क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर आपका वेवलेंथ कहा जा रहा है। ठीक है ना? नोट करिए, क्रेस्ट यानी कि श्रृंग, श्रृंग, श्रृंग के बीच की दूरी, और ये आपका क्या आ गया? गर्त, और ये भी गर्त, इसके बीच की डिस्टेंस है वो बेसिक। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ। लैम्डा जहाँ वेवलेंथ है, वी वेलोसिटी आपका, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, और आवृत्ति किसे कहा जाता है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं बार बार कोई चीज हो रही है और कितनी बार हो रही है, और कितनी बार का मतलब है कि समय के साथ आप नोट कर रहे हैं। ठीक है ना? Wave frequency is the number of waves that pass a fixed point in a given amount of time. हम माध्यम में, हमारे आसपास जो भी माध्यम है उस माध्यम में, या जो भी वहां पर आप माध्यम यूज कर रहे हैं उस माध्यम में एक पर्टिकुलर बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु ले लिया हमने। अब इस बिंदु से आपका तरंग पास होगी, तरंग गुजरेगी ना उस बिंदु से होकर के, और पर्टिकुलर टाइम ले लेंगे। पर्टिकुलर टाइम का मतलब एक टाइम पीरियड हम नोट करेंगे, जैसे हमने ले लिया वो 1 सेकंड। ठीक है ना? स्टैंडर्ड 1 सेकंड हमने ले लिया। 1 सेकंड में इस बिंदु से होकर कितनी तरंगे आपका गुजर, वही क्या है? वही आवृत्ति है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने? हमने माध्यम का कोई बिंदु फिक्स कर लिया है। ठीक है ना? और हमने क्या करना है? उस बिंदु पर देखना है कि टाइम के साथ साथ 1 सेकंड हमने टाइम नोट करना है, और उस सेकंड 1 सेकंड में आपका कितनी तरंगे यहां से पास हुई हैं, यही इसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। समझ रहे हो? सपोज 1 सेकंड में आपका 10 तरंगे पास हो, तो 10 क्या हो जाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। समझ रहे हो? तो 10 हर्ट्ज उसकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। 10 हर्ट्ज का मतलब क्या है? कि 1 सेकंड में आपका 10 तरंगे उस बिंदु से पास हुई। समझ रहे हो? सो वेव फ्रीक्वेंसी, तरंग की जो आवृत्ति है, इज द नंबर ऑफ वेव्स। वो बेसिकली क्या है? तरंगों की संख्या है। मैंने क्या बोला? 10 तरंगे पास हुई, तो 10 क्या है? तरंगों की संख्या है आपका। समझ रहे हो? तो वो 10 तरंगे पास हुई, दैट पास अ फिक्स पॉइंट। पॉइंट तो हमने पहले फिक्स कर दिया था कि उस बिंदु से आपकी 10 तरंगे पास होगी, पॉइंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। और गिवन अमाउंट ऑफ टाइम क्या लिया था हमने? 1 सेकेंड लिया। तो 1 सेकेंड में उस बिंदु से जितनी तरंगे पास होगी, हम उनको गिन रहे हैं, वो उस तरंग की वेव फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंग आवृत्ति हो जाएगी। तो आवृत्ति कुछ नहीं है, कोई एक आपका माध्यम का बिंदु फिक्स किया है, उस फिक्स बिंदु से फिक्स टाइम में आपका कितने तरंगे पास हो रही है, वही उसकी क्या है? वेव फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे हमने बोला, एक तरंग एक बिंदु से आपका 1 सेकंड में 10 बार पास हो रही है, तो उस तरंग की आवृत्ति क्या हो गई? 10 हो गई। ठीक है ना? और हर्ट्ज में हम ले रहे हैं तो 10 हर्ट्ज हो। ओके, सो द एसआई यूनिट फॉर वेव फ्रीक्वेंसी इज दी हर्ट्ज, कैपिटल है, स्मॉल जेड में दे रहे हैं, वेयर 1 हर्ट्ज इक्वल्स 1 वेव पासिंग अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकंड।
जैसे अगर हमने बोला 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या है 10 तरंगे 1 सेकंड में उस बिंदु से पार हो रही। लेकिन अगर 1 हर्ट्ज पूछा जाए कि 1 हर्ट्ज क्या है, तो 1 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड में उस बिंदु से एक ही तरंग पास हुई होगी, तो वो क्या है 1 हर्ट्ज। बोलो समझ आया क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी का मतलब है माध्यम का कोई बिंदु हमने फिक्स किया है, उस बिंदु से 1 सेकंड में या फिर जो भी आपने पर्टिकुलर टाइम लिया है उस टाइम पीरियड में कितने आपके तरंगे पास हो रही हैं, वो उस तरंग की तरंग आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है ना? और इसका मात्रक क्या है आपका? हर्ट्ज है। ओके, ये देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी उसका मतलब क्या है? उसके लिए तरंग ऐसी बनेगी, यानी एक बिंदु से देखो, अगर हमें किसी बिंदु से पास करना है तो ये एक तरंग है यहां तक, और अगर हम इतनी डिस्टेंस ले यहाँ तो इसमें एक दो दो और दो तरंगे आपकी बन रही है। ठीक है ना? तो इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना? ये बिंदु से ज्यादा तरंगे आपके पास हो पाएंगी, ये वाली, और ऐसी आपकी कम हो, तो ये लो फ्रीक्वेंसी दिखाता है। जब ऐसा दिखाता है लो फ्रीक्वेंसी, ये है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, आवृत्ति लिखिए। किसी दिए गए बिंदु से एकांक समय, एकांक समय मतलब यूनिट टाइम, 1 सेकंड जैसे आप ले रहे हो, ठीक है ना, या 1 सेकंड लिख लो ब्रैकेट में। बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ये क्या है? तरंग आवृत्ति आपका। ठीक है, मात्रक क्या है? एसआई मात्रक हर्ट्ज। सपोज किसी बिंदु से 1 सेकंड में आपका 5 तरंगे गुजरती है। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति बराबर क्या है? तरंगों की संख्या बटे समय। तो समय कितना लिया? 1 सेकेंड, और 5 तरंगे 1 सेकेंड में गुजरी, तो आपका 5 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ आया? ये क्या हो गई? ये फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति यानी कि तरंग आवृत्ति। वेव वेलोसिटी है आपका। वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव फॉर यूनिट टाइम। वेग क्या होता है? वेग या चाल आपकी क्या होती है? किसी टाइम के बीच में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना? कोई टाइम पीरियड लिया है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, उससे हम क्या निकाल लेते हैं? उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेव की वेलोसिटी भी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन पर यूनिट टाइम। अगर आप कोई समय ले रहे हैं, तरंग ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना दूरी तय किया है, वही उसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका वेव नंबर आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा आपका, टाइम पीरियड आएगा आपका। ठीक है, तो इन सारी टर्म्स को आप एक बार होमवर्क में पढ़ लेंगे, तो आने वाला जो भी आपका सेशन होगा उसमें हम ये आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए आज के सेशन में मैंने तरंग के बारे में बात की कि तरंग क्या होती है आपकी, वेवलेंथ पर हम लोगों ने बात की, फ्रीक्वेंसी पर बात की, बाकी जो यहाँ पर टर्म्स आपके हैं और वेव से रिलेटेड या वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनको कहा जाता है, विशेषताएं, तरंग की क्या क्या आपकी प्रकृति होती है या आपके गुण होते हैं, ठीक है ना, उनमें इसको देखा जाता है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।